नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला शहडोल। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। सुबह के करीब 10 बजे एक महिला जिसकी उम्र करीब 27-28 साल रही होगी और जिसका नाम राधा कोल था, वो दो और महिलाओं के साथ थाने पर पहुंची। थाना प्रभारी थाने पर मौजूद थे, सुबह का वक्त था और उसने ये बताया कि मेरे पति सुरेश बैगा ये पिछले 3 दिनों से लगातार शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में ऐसा कि वो खाना पीना भी नहीं खा रहे थे। कल रात यानी 21 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे मैं उनका खाना लेके उनके पास उनके बिस्तर पर गई। मैंने हिला डुला कर देखा, शरीर ठंडा पड़ गया था और संभवतः अधिक शराब पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। रात ज़्यादा थी इसलिए मैं थाने पर नहीं आ पाई। सवेरे दो और महिलाओं के साथ मैं थाने पर आ गई। बहरहाल उसको थाने पर आते देख कई सिपाही और सब इंस्पेक्टर उसे पहचान गए। लोगों ने बताया कि साहब ये बहुत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, बहुत ढेर सारी रील्स और वीडियोस इसके लगभग रोज़ ही आते हैं। इसका नाम राधा है। उसके आईडी का नाम भी उन लोगों ने बताया जो उसको बहुत देखा करते थे। बहरहाल पुलिस फौरन दल बदल के साथ उसके गांव पहुंच गई। गांव उसका था धनपुरी। धनपुरी में ही वो उसका मायका भी धनपुरी था, लेकिन वो एक अलग से मकान लेकर अपने पति सुरेश बैगा के साथ रहा करती थी। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को वहां लाश की स्थिति देखकर कुछ गड़बड़ सी लगी। जो उस समय थाना प्रभारी थे खेम सिंह, उन्होंने बताया कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये देखा कि उसके गले में नाखून और नाक और मुंह में रगड़ के निशान, यानी जो नीलगु निशान होते हैं, दबाव ज़्यादा देने की वजह से वो निशान पड़े हुए थे। ये संदेह देखकर फौरन उन लोगों ने उस लाश को का पंचनामा किया। पंचनामा करके सील बंद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, यानी उसके गले पर दबाव देकर उसकी हत्या की गई थी। और नाक और मुंह में रगड़ के निशान को डॉक्टर्स ने यूं इंटरप्रेट किया था कि इसके नाक और मुंह को दबाकर और फिर गले को पर प्रेशर देकर इसकी हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस फौरन उस महिला यानी राधा कोल को अपने साथ थाने पर ले आई। फिर उससे उसने पूछताछ शुरू की। पहले वो पुलिस को इसी तरह से बहकाती रही, बहाने बनाती रही, दूसरे किस्से कहानी बताती रही, लेकिन फिर पुलिस के दबाव में उसने, या पुलिस की अपनी जो कार्य प्रणाली है, या वो कह लें कि विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के बाद उसने पूरी बात बता दी और ये बताया कि हाँ, मैंने ही अपने पति सुरेश बैगा की हत्या की है। राधा ने पुलिस को बताया कि सुरेश रोजाना नशे में धुत होकर मारपीट करता था, मेरे चरित्र पर संदेह करता था। सोशल मीडिया पर जो मैं रील्स रोज़ बनाती थी, उसकी रील्स भी तमाम हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपको कुछ रील्स उसकी कम्युनिटी पर भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो रोज़ उसकी रील्स को देखता था और जितने भी पुरुष उसको लाइक या कमेंट करते थे उस पर वो एकदम आग बबूला हो जाता था और ये कहता था, ये कौन है, ये तुमको कब से जानता है, ये क्यों लाइक करता है, ये क्यों कमेंट करता है, तुम्हारा इससे क्या संबंध है। और इस तरह की बातों को लेकर वो उसे
तरह तरह से प्रताड़ित किया करता था। राधा ने यह भी बताया कि वो उसे पीटता था ये जानने के लिए कि ये कौन है, जबकि मैं उसको नहीं जानती थी। सामान्य लोग जो देखते थे रील्स, वो कमेंट करते थे या वो उसको लाइक करते थे। मेरा उनसे कोई लेना देना या जान पहचान नहीं थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद वो गुस्से में पिटाई करना शुरू करता था। वो जब चीखती थी, चिल्लाती थी उसकी पिटाई की वजह से, तो वो ठहाके लगाकर हंसता था। वारदात वाले दिन भी जब उसने हद पार कर दी, तब मैंने उसे मार डाला। फिर उसने बताया कि हम दोनों लोग पहले से शादीशुदा हैं और किराए के घर में एक लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। आगे बताया कि मेरी पहली शादी करीब 7 साल पहले हो चुकी थी। पति से एक 5 साल की बेटी भी है। पति भी इसी तरह से रील बनाने की आपत्ति को लेकर बराबर परेशान करने लगा, तो वो अपने मायके धर्मपुर में बेटी को लेकर आ गई। करीब 2 साल पहले सुरेश से उसकी फेसबुक पर मुलाकात हुई। मुलाकात यूँ हुई कि सुरेश ही सबसे ज़्यादा उसके पोस्ट पर, उसके रील्स पर, उसके वीडियो पर सबसे अधिक लाइक और सबसे ज़्यादा कमेंट करता था। उसने ये भी बताया कि वो हमेशा पहला व्यक्ति होता था जो हमारे रील्स को या हमारे कमेंट को या हमारे पोस्ट को लाइक या कमेंट करता था, और ये लिखता था कि मैं पहला हूँ जो तुम्हारी रील्स को लाइक कर रहा हूँ या कमेंट कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो उस पहले कमेंट करने वाले या पहले अपने व्यू करने वाले को वो धीरे धीरे जान गई। एक दिन सुरेश ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर, और राधा ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने 2-4-6 दिन बाद, जैसे होता है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए, बातचीत भी शुरू हो गई। एक दिन सुरेश ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है लेकिन बच्चे नहीं हैं। आप समझ ही सकते हैं क्या इशारा किया होगा उसने। और फिर उसने भी, राधा ने बताया कि मैंने भी उसको सच सच बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है, लेकिन मेरी पति से बनती नहीं है, इसलिए कई महीने से बेटी के साथ मैं अपने मायके में रह रही हूँ। कुछ दिन बाद बातचीत होती रही। बातचीत पहले कॉल हुई, फिर वीडियो कॉल हुई, फिर तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद एक दिन सुरेश ने प्रपोज कर दिया। मैं इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने कुछ कहा नहीं और मुझे भी उससे धीरे धीरे लगाव हो गया। कुछ दिन बाद उसे भी मैंने अपने दिल की बात बता दी कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्ती प्यार में बदल गई। हम लोग मिलने लगे और हम लोगों में संबंध भी बन गए। सुरेश धनपुरी से लगे गांव डोंगरा टोला का रहने वाला था। जहां इसका मायका है उसी के पास के गांव डोंगरा टोला का रहने वाला है। नज़दीकियां जब बढ़ने लगी तो वो बिलासपुर में जहां राजमिस्त्री का काम करता था वहां से वापस आ गया और धनपुरी में ही रहकर राजमिस्त्री का काम करने लगा। उसने अलग से एक वहीं पर धनपुरी में एक रूम ले लिया और वहीं से वो अपना राजमिस्त्री का काम करने लगा। जब वो मेरे गांव में आकर रहने लगा तो मुझसे छिप छिप कर मिलने भी लगा, क्योंकि ये शादी अभी तक हुई नहीं थी। और फिर हम दोनों ने तय किया कि अब हम लोग ऐसे छिप छिप कर नहीं, एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से अब दूर नहीं रहेंगे। फिर राधा कहती है कि मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई। वो हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस रिश्ते को किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। यही बात सुरेश ने बताई कि सुरेश की पत्नी को ये बात कहीं से भनक लग गई है, लिहाजा वो भी इसका विरोध करती है। लेकिन धनपुरी में ही अलग से एक कमरा लेकर हम दोनों लिव इन में रहने लगे, ऐसा राधा ने पुलिस को बताया। और ये भी बताया कि हम दोनों के घर वाले बराबर हमको धमकाते भी रहते थे कि तुम लोग अगर शादी करोगे तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे।
धीरे धीरे करीब 1.5 साल लिव इन में रहने के बाद जब दोनों के परिवार से बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा, दोनों के परिवार में बहुत नाराज़गी बढ़ने लगी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग लिव इन में नहीं रहेंगे, अब हम शादी करेंगे। करीब 1.5 साल लिव इन रहने के बाद लगभग 6 महीने पहले हम लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद से सुरेश अपने गांव डोंगरा टोला नहीं जाता था। वो वहीं जहां लिव इन के लिए हम लोगों ने एक अलग से कमरा लिया था, हम दोनों वहीं रहते थे। मैं अपने मायके कभी कभार जाती थी, हालांकि घर वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन माँ बाप से मिलने में कभी कभी चली जाती थी, जबकि सुरेश अपने घर किसी कीमत पर नहीं जाता था। मेरे घर का कोई भी सदस्य मेरे किराए वाले घर पर कभी नहीं आया और कभी आता भी नहीं था। शादी हो गई, दोनों हम लोग करीब 1-1.5 महीने तक हम लोगों का आपस का व्यवहार, हम लोगों के आपस की समझदारी, ये सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वो मुझे बहुत प्यार करता था और मेरी बेटी को भी अपनी बेटी ही मानकर उसे उसी तरह से लाड़ प्यार दिया करता था। लेकिन 1-1.5 महीने बाद ही सुरेश के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। पहले वो कभी कभार शराब पीता था, लेकिन अब वो रोज़ शराब पीकर घर आने लगा। जब भी वो शराब पीकर घर आता था, वो जहाँ भी हमारी रील्स को देखा होगा उसने एक दिन पहले की या उस दिन की, वो उन सब लोगों के नाम नोट करके ले आता था जिन्होंने मेरी रील्स को लाइक किया हो, पुरुषों का लाइक किया हो या कोई कमेंट किया हो। जैसे ही वो घर आता था, मैं उसे खाना बनाकर उसका रखती थी, खाना खिलाती थी, लेकिन खाना खाने से पहले वो उन लोगों के नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर पूछता था, ये कौन है, इसने कैसे लाइक किया, इसने कैसे कमेंट किया, तुम इसको कब से जानती हो, ये पहले के तुम्हारी रील्स पर भी कमेंट कर चुका है। इस तरह की बातें करता था, चिल्लाता था। ज़्यादा नशे में होने के कारण फिर खाना खा के सो जाया करता था। और जिन लोगों का नाम लेता था उसका नाम लेके मेरे चरित्र पर तमाम कमेंट, टीका, टिप्पणियाँ करता था। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, जब वो मारता पीटता था तो वो चीखने चिल्लाने पर बहुत खुश हुआ करता था। मैं हर बार उसे समझाती थी, उसे मनाती थी, अपने चरित्र को लेकर सफाई भी देती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। हालात यहाँ तक आ गए कि मेरा मोबाइल भी वो हमेशा अपने पास रखने लगा। दिन भर में जिनके फ़ोन आए या जिनको मैंने फ़ोन किया, जिन्होंने व्हाट्सएप किया, एक एक चीज़ वो देखता था। और जैसे ही उसे कोई बात ख़राब लगती थी, खासकर पुरुषों के संबंध में, वो फ़ौरन हमें गाली देना शुरू करता था। फिर उन्होंने पूछा, आखिर तुम कहाँ कहाँ इतना एक्टिव हो। उसने बताया कि मैं सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर बहुत रेगुलर हूँ और बहुत एक्टिव हूँ। रील, वीडियो सभी पोस्ट किया करती हूँ। देशी रील्स जो स्थानीय भाषा के होते हैं, उस तरह की रील्स बनाकर वो पोस्ट किया करती थी। कोई पुरुष या लड़का, खासकर कम उम्र का लड़का, जो उससे पता लगे उसके कमेंट से, अगर वो पोस्ट पर लाइक कर दे तो वो आग बबूला हो जाता था। सुरेश और मेरी शादी की बात इस बीच में उसकी पहली पत्नी को पता लग गई। पहले ये पता था कि ये लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आना जाना है, लेकिन शादी की बात जब उसे पता लगी कि इन लोगों ने प्रॉपर शादी कर ली है, तो सुरेश की पहली पत्नी भी फ़ोन करके धमकाया करती थी। वो आए दिन झगड़ा भी करने लगी और 3-4 बार वो मेरे घर तक आ गई और मुझसे मारपीट भी की। कई बार उसने फ़ोन पर जान से मारने की भी धमकी दी, लेकिन सुरेश से बात करने पर सुरेश कहता है, मैं समझा लूँगा, कहीं पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बता रही थी कि सुरेश की वजह से मैं पहले ही अपने घर से विद्रोह मैंने किया था, फिर मेरे ही ऊपर वो शक करने लगा। ये बात मुझे बहुत ख़राब लगती थी, क्योंकि मेरा सुनने वाला कोई नहीं था। न सुरेश सुनता था, न सुरेश के घर वालों को सुनने का कोई कारण था, न मेरे ही घर वालों के पास सुनने का कोई कारण था। इसलिए सब कुछ सहन करके भी मैं ये रिश्ता निभा रही थी। जब सुरेश भी मुझ पर हमलावर हो गया और आए दिन मेरे साथ विवाद करने लगा, तब मुझसे सहा नहीं गया। मैंने 21 तारीख की रात करीब 8 बजे सुरेश फिर बहुत शराब पीकर
धुत होकर मेरे पास आया, घर पर आया और देखते ही मुझे और मेरी बेटी दोनों को गाली देने लगा। मोहल्ले वाले भी आते जाते वहाँ देख रहे थे कि वो मुझे और मेरी बेटी को गाली दे रहा है। इस बीच वो आया और चूंकि नशे में धुत था, बिस्तर पर लेट गया। वो लेटा लेटा ही बड़बड़ा भी रहा था, गाली भी दे रहा था। बेटी मेरे पास डरी सहमी सी बैठी हुई थी और मैंने उसे अपने पास बिठाया, उसके बाल संवारने लगी। सुरेश इसी बीच अचानक उठा और उसने लात से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर बहुत ज़ोर से मेरी बेटी को लगा और बेटी बिस्तर से छिटक कर दूर जा गिरी और फिर उसके बाद मुझे वो मारने लगा। बेटी भागकर पास में ही हमारा मायका था वहाँ चली गई। हम दोनों में फिर मैं अपनी बेटी पर जो उसने लात मारी थी उससे बहुत व्यथित हो गई। मैं उससे उलझ पड़ी, वो भी मुझसे उलझ पड़ा। मैंने उसे बिस्तर पर पटक दिया, काफ़ी देर तक उसका गला और नाक दबाए रखा और उसके साथ बिस्तर पर ही पड़ी रही। थोड़ी देर बाद उसके बदन की हरकत कम हो गई, बंद हो गई और मैंने अपने आप को संभाला। मैं समझ गई अभी मर गया है। उसके कपड़े और बिस्तर को ठीक किया। थाली में खाना परोसने के बाद उसके बिस्तर के पास रख दिया, एज इफ जैसे मैं उसे खाना देने आई हूँ। तब मुझे लगा कि ये मर चुका है। फिर पड़ोसियों को बुलाने चली गई। थाना प्रभारी खेम सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल की रात 10 बजे दोनों में विवाद बढ़ा। सुरेश ने जब राधा की बेटी को लात मारी तो वो आग बबूला हो गई। पिछले 3 दिनों से वो ज़्यादा शराब पी रहा था। इसी का फ़ायदा उठा के राधा ने उसका गला, मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और झूठी कहानी बताकर, झूठी कहानी समझाकर वो पुलिस को गुमराह करने लगा। उसने सबसे पहले अपनी पड़ोसन रमाबाई प्रजापति को गुमराह किया। जब वो उसके पास गई 9 बजे, जब वो आया और 9:30 बजे के आसपास वो उसके पास गई तो उससे बताया कि सुरेश उठ नहीं रहा है, वो भूखा ही सो गया है। रमाबाई ने उसके घर जाकर उसका माथा छुआ तो माथा पूरी तरह से ठंडा था। वो रात भर लाश के पास बैठकर रोती रही। थाना प्रभारी ने फिर वही बात बताई कि इतना सब ड्रामा करने के बाद वो रोती रही और लोग ये समझते रहे कि शायद सुरेश ने ज़्यादा शराब पी ली, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई शराब पीने से। पति की हत्या करने के बाद वो अपने परिजनों को बुलाया, उसने पड़ोसियों को बुलाया और उसी लाश के पास रात भर विधवा विलाप करती रही। घटना की सूचना देने के लिए कुछ समझदार लोगों ने कहा कि तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए, क्योंकि पुलिस अगर आएगी तो फिर तुम्हें ही परेशान करेगी। तब वो 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे 2 और महिलाओं के साथ थाने पर गई और वही बात बताई जो मैंने शुरू में बताया कि मेरा पति बहुत शराब पीता था और शराब पीने से ही उसकी मौके पर मौत हो गई है। आज की घटना देखिए, आज फिर इस फेसबुकिया प्यार में एक नौजवान की बलि चढ़ गई। फेसबुकिया प्यार में बहुत बार बता चुका हूँ कि ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आजकल 2 लोगों की मुलाकात होती है, बात आगे बढ़ती है और फिर आप समझ ही रहे हैं जैसा होता है। मोबाइल नंबर एक दूसरे का लेना, फिर बात करना, फिर मिलना, फिर उसके बाद जाने क्या क्या। और फिर जब दोनों में ये ज़्यादा आगे बढ़ा मामला तो दोनों ने अपने अपने परिवार से विद्रोह करके शादी की। पहले शादी नहीं की, पहले वो करीब 1.5 साल लिव इन रिलेशन में रहे। फिर जब दोनों परिवार से इनको धमकियां मिलने लगीं तो उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी भी 6 महीने तक भी नहीं चली। ये शादी भी 6 महीने तक नहीं चल पाई। जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया, राधा को, वो उसी की रील को सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट करता था और वो उसी रास्ते से राधा तक पहुंच गया। शादी होने के बाद जैसे ही कोई मेल उसकी पोस्ट को लाइक या कमेंट करता था तो उसको लगता था कि ये भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है
और फिर उसकी चरित्र को लेकर वो जानता था कि मैं भी इसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसा लगता है कि ये सब भी उसी रास्ते से यहाँ अप्रोच कर रहे हैं और उसी बात को लेकर वो गाली देता था। मतलब ये समझने की बात है कि उसी रास्ते से वो वहाँ तक पहुँचा, राधा के साथ शादी भी कर ली और उसको लगने लगा कि हर कोई पुरुष, हर कोई मेल, हर कोई लड़का जो उसके लाइक और कमेंट कर रहा है वो भी उसी रास्ते से राधा तक पहुंच रहा है। वो एक गाना बहुत कुछ उस बीच में बहुत चला, हालांकि वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में था कि तुम करो तो रास लीला और कोई और करे तो करेक्टर ढीला। कुछ दूसरी तरह कहा गया है, दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया है, लेकिन आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सटीक है कि तुमने जो किया वो तो बिल्कुल ठीक, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। दूसरा कोई कर रहा है तो तुम्हें लग रहा है ये भी लक्ष्य को भेदना चाहता है, तो तुम करो तो रास लीला और कोई और करे तो करेक्टर ढीला। तो इसलिए ये इन दोनों में ये अनबन हुई और 6 महीने के भीतर ही राधा ने सुरेश की हत्या कर दी। इसलिए आप जिस तरह से या जिस रास्ते पर चलकर जहाँ तक पहुँचे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी रास्ते को अपना के वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक या प्यार, ये वर्चुअल वर्ल्ड पर विचरण करने वाले लोग जो इस चक्कर में पड़ते हैं, उनके साथ हमेशा धोखा होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।